Hi everyone, welcome to your channel I Learned। आज हम चैप्टर 10 द सर्मन एट बनारस का एक्सप्लेनेशन का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। यूज अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। तो आपको ग्रुप में ये एक्टिविटी करनी है, या तो आप टीचर से पूछ सकते हैं या डिक्शनरी की मदद लेनी है आपको। वॉट इज अ सर्मन? इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज इन अ नेगेटिव वे और एज अ जोक? एज इन माई मदर सर्मन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। सो सर्मन क्या है? तो सर्मन का अगर हम डायरेक्ट हिंदी वर्ड देखें, सो इट वुड बी प्रवचन। एंड प्रवचन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक धार्मिक सा एक कॉन्टेक्स्ट आता है। सो इट इज़ एक्चुअली लेक्चर बाय प्रीचर। तो प्रीचर किसे कहते हैं? जो बेसिकली धर्म को फैलाने के लिए जो टीचिंग्स देते हैं वो प्रीचर हो गए। सो उसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उनके जो भी लेक्चर होते हैं तो उनको हम सर्मन कहते हैं। हिंदी में हम उनको सिंपली प्रवचन कहते हैं। तो क्या वो लेक्चर या टॉक से डिफरेंट है? इनफैक्ट नहीं, बट यस, एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि एक लेक्चर और टॉक किसी भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हो सकते हैं, बट सरमन हम एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कुछ रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं तो आप उसके लिए आप सरमन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर और टॉक आपके लिए एक कोई जनरल टॉपिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे। टॉक कोई भी एक टॉपिक पे टॉक हो रहा है फॉर एग्जांपल। सो लेक्चर और टॉक से इस तरह से डिफरेंट होते हैं। क्या इस वर्ड को आप नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली हम हिंदी में करते हैं कि प्रवचन मत दो। तो नेगेटिव वे में होगा कि तुम ज़्यादा मुझे एडवाइस मत दो, ज़्यादा मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तो हम बोलते हैं मुझे प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट गिव अ सर्मन, डोंट गिव सर्मन टू मी। या एज अ जोक तो आप बोल सकते हैं मेरी मम्मी ने मुझे अच्छे से लेक्चर दे दिया ताकि मैं समय पे काम करूँ, तो माई मदर्स सर्मन। तो यहाँ पे आप इसे एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बट इन अ जोकिंगली आप कह रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे प्रवचन सुना दिया काम समय पे करने के लिए। सो यस, आप उसको नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं कि तुम अपना प्रवचन बंद करो फॉर एग्जांपल, किसी को इंसल्ट करने के रिस्पेक्ट में, या एज अ जोक भी आप कह सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। सो इन वर्ड्स की मीनिंग निकालनी है आपको, एंड ये जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली आपके इस चैप्टर में आएंगे। एंड इनकी मीनिंग अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम जब रीडिंग करें तो हमें आसानी रहेगी। सो अफ्लिक्टेड विथ का क्या मतलब है? किसी चीज़ से अफ्लिक्ट होना का मतलब है किसी चीज़ से सफ़र करना, किसी चीज़ से अफेक्ट होना एडवर्सली। तो इन वन सेंस यू कैन से कि आप सफ़र कर रहे हैं फिजिकली या मेंटली। सो सफ़र मेंटली या फिजिकली। बी कंपोज्ड, सो कंपोज्ड होना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है टू बी काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। सो काम रहना और अपने इमोशंस के को कंट्रोल में रखना। डेजोलेशन, सो डेजोलेशन का मतलब है स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस या डिस्ट्रक्शन। सो सुनसान होना, या कंप्लीटली अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे स्टेट को आप डेजोलेशन कहते हैं। लेमेंटेशन क्या है? लेमेंटेशन करना यानी मातम मनाना। सो मातम। प्रोक्योर, प्रोक्योर एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। इसका सिंपल मतलब है किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। ऑब्टेन विथ केयर, आप केयर ले रहे हैं एंड एफर्ट डाल रहे हैं। सो नॉर्मली आप ये वर्ड देखोगे तो कंपनीज में यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऐसा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं, तो उस डिपार्टमेंट का नाम ही प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रख दिया जाता है। तो बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। प्रोक्योर करना यानी किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। बी सब्जेक्ट टू, बी सब्जेक्ट टू का मतलब है किसी चीज़ से अफेक्ट होना। आई एम सब्जेक्टेड टू समथिंग। तो सब्जेक्ट टू समथिंग यानी अफेक्टेड बाय। लाइक आई एम सब्जेक्टेड टू पेन, दैट मीन्स मुझे आई एम अफेक्टेड बाय पेन, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। सब्जेक्टेड टू, मुझे मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है या दर्द दिया जा रहा है। आई एम सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर, मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है।
एंड इस इन वर्ड्स को हम जब टेक्स्ट में देखेंगे तब हमको उनके यूसेज और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। हैव यू हर्ड ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट? हु डिलीवर्ड इट? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सर्मन एट बनारस? सो क्या आपने सर्मन ऑन द माउंट के बारे में सुना है? किसने डिलीवर किया? सो सर्मन ऑन द माउंट एक बहुत ही पॉपुलर इवेंट है हिस्ट्री का, एंड इसे दिया था जीसस क्राइस्ट ने। दिस इज द पिक्चर, ये एक पेंटिंग है इस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑब्वियसली जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, एंड जीसस क्राइस्ट एज यू नो इज 2000 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो थे तो उनसे रिलेटेड जो भी हमें पिक्चर्स वगैरह अगर मिलते हैं तो दीज आर बाय स्पेशली पेंटर्स जो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत सारे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। तो ये भी वन ऑफ द पेंटिंग्स हैं। एंड ये जो सर्मन है ये बेसिकली कलेक्शंस ऑफ सेइंग्स हैं जीसस क्राइस्ट के द्वारा, जिनके लिए बेसिकली हम आज उनको जानते हैं, उनके द्वारा ही पूरा एक धर्म है क्रिश्चियनिटी। सो इनकी ही कलेक्शन ऑफ सेइंग्स है एंड टीचिंग्स attributed Jesus. नाउ सर्मन एट बनारस जो हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सर्मन दिया था बुद्धा ने। सो गौतम बुद्ध ने ये सर्मन दिया था बनारस में। एंड हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये अराउंड 400-500 ईयर्स पहले थे जीसस क्राइस्ट के। तो ही ये अराउंड 500 BCE के टाइम की बात है, अराउंड रफली अराउंड 500 BCE। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद ही हमारा ईयर शुरू होता है, इंग्लिश ईयर जो हम आजकल यूज़ करते हैं। तो अभी हम 2021 AD में हैं। सो हम बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट जो रखा करते थे वो था जीसस क्राइस्ट की डेथ। सो दिस इज़ 500 ईयर्स बिफोर दैट। सो जीसस क्राइस्ट की तरह ही इन्होंने भी एक सर्मन दिया था बनारस में। एंड बनारस उन्होंने इसलिए चुना था बिकॉज अगर आप हिस्ट्री को अगेन पढ़ेंगे, हमारी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, सो आप पाएंगे कि दो मेजर रूट्स हुआ करते थे इंडिया में, स्पेशली मर्चेंट्स के लिए। एंड एक कहते थे हम लोग नॉर्थ साउथ रूट, दक्षिण पथ। स्पेशली ये वाला रूट भी वही था जो भगवान राम ने लिया था जब वो नीचे साउथ की ओर जा रहे थे। तो वो वाला रूट प्लस एक रूट है जो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, जो बेसिकली ऑल द वे टुवर्ड्स आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाता था एंड दिल्ली एरिया जाता था, एंड इधर फॉर एग्जांपल कोलकाता। तो ये जो है आपस में मिलते थे रूट बनारस में। एंड इवन आज भी आप देखोगे तो बनारस काइंड ऑफ एक हाईवे का एक हब हुआ करता था काफ़ी समय तक। एंड ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम काइंड ऑफ पॉपुलेशन आपको मिलेगी। एंड जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ सुनेगा वो पूरे ईस्ट टू वेस्ट फैला देगा बातें एंड नॉर्थ टू साउथ बातें फैला देगा। तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन था अगर आपको अपनी टीचिंग अच्छे से फैलानी है। तो इसलिए उन्होंने बनारस को चुना था अपना एक लोकेशन, अपना सर्मन देने के लिए। तो कहा जाता है कि इन्होंने जो अपना फर्स्ट जो प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने, वो बनारस को ही चुना था, वहाँ पे दिया था। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. So गौतम बुद्ध, एंड यहाँ पे आपके टेक्स्ट में एग्जैक्ट डेट्स दी हैं। ऑफ कोर्स स्पेशली जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं तो ऐसे एग्जैक्ट डेट्स निकालना इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरप्रिटेशन। एंड कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल रिसर्चेज होती रहती हैं एंड किसी ने कोई एक टेक्स्ट मिला उनको फॉर एग्जांपल जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में किसी ने लिखा है, तो उसके बेसिस पे लोग या तो एक रेंज निकालते हैं या फॉर एग्जांपल उनको कुछ एविडेंसेस मिले थे एंड देन वो गेस करते हैं कि हाँ इस टाइम से उनका चर्चा शुरू हुआ, इस टाइम पे ख़त्म हो गया, दैट मीन्स ये एक पीरियड होगा जितना वो रहे होंगे। सो ऑफ कोर्स स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री जब हम 2000 साल पहले जाते हैं तो बहुत कुछ आर्कियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे बेस करता है। एंड उसके बेसिस पे हाँ ये माना गया है कि गौतम बुद्ध जो है इस दौरान थे। सो रफली अराउंड दिस टाइम, सो 563 BC to 483 BC। एंड BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बट आजकल अगर आप देखोगे स्पेशली मॉडर्न टेक्स्ट में लोग BC का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीज़न इज़ कि बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि क्यों हम पूरे वर्ल्ड को
रेफरेंस देते हैं, ईयर्स का रेफरेंस देते हैं बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, एक धर्म के बेसिस पे क्यों देते हैं। एंड ऑफ कोर्स शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है, चिढ़ गए वो, तो थोड़ा सा सेक्युलर रखने के लिए, थोड़ा सा न्यूट्रल रखने के लिए एक नया टर्म आया है, दैट इज BCE, विच इज कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। सो 563 BC इज इक्वल टू 563 BCE, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट टू मेक इट लेस अबाउट क्रिश्चियनिटी उन्होंने ऐसा, आप ये टर्म भी यूज़ करते हुए देखेंगे तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो उन्होंने अपना जो लाइफ है गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था एज अ प्रिंस, तो बेसिकली वो राजा के बेटे थे, एंड उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, नॉर्थ इंडिया में। एट 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, क्या पढ़ने के लिए, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स किसे कहते हैं हम, सेक्रेड राइटिंग्स, जो भी ग्रंथ होते हैं हमारे धर्म के, उनको आप स्क्रिप्चर्स कहते हैं, तो सेक्रेड राइटिंग्स। एंड इनफैक्ट बिलीव इट और नॉट, ये जो सेक्रेड राइटिंग्स हैं, रिलीजियस राइटिंग्स, स्पेशली बहुत अच्छे सोर्स हैं हमें हिस्ट्री को जानने के लिए। तो पहले जो भी राइटिंग्स की जाती थी, स्पेशली जो भी लर्नेड लोग थे, वो नॉर्मली धर्म से रिलेटेड हुआ करते थे, जो भी गुरु थे, मुनि हुआ करते थे, एंड वो ही स्पेशली राइटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड करते थे, चाहे कहानियाँ चाहे चीज़ें। एंड हम हिस्ट्री को स्पेशली ज़्यादातर हम इन रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा ही जानते हैं। तो ऑफ कोर्स हमेशा से स्क्रिप्चर्स को की पढ़ाई जो है लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी अपनी हिस्ट्री समझने के लिए। तो उस समय जब आप हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, तो अगर हम आज वेद पढ़ते हैं, सो दैट इज़ 2000 BCE, सो इवन गौतम बुद्ध से पहले की चीज़ें हैं वो सब। तो वो आई थिंक वेद पढ़ते होंगे, तो वो देखते होंगे कि पहले ज़माने के, उनसे पहले के ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे, क्या ढंग था, क्या टीचिंग्स थी। सो गौतम बुद्ध ने भी वही पढ़ा था जो हम शायद आज वेद में पढ़ रहे हैं। तो वो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे। सेक्रेड का मतलब नथिंग बट होली या धार्मिक, जिसे हम कहते हैं। एंड 4 साल के बाद वो वापस लौटे। तो वहाँ पे काइंड ऑफ उस समय स्कूलिंग आप बाहर जाके करते, जैसे गुरुकुल वाला सिस्टम था, जो हम फॉर एग्जांपल रामायण और महाभारत में देखते हैं। तो इस तरह से वो स्कूलिंग करने बाहर चले गए, एंड देन 4 साल के बाद वापस आए एक प्रिंसेस से मैरी करने के लिए। दे हैड अ सन, तो उन्होंने शादी की, उनका एक बेटा पैदा हुआ, और 10 साल तक वो इस तरह से रहे एज बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड का मतलब सूटेड। तो सूटेड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से अप्रोप्रिएट है, जिस तरह से रहा जाना चाहिए रॉयल्टी को, रॉयल्टी यानी राजघराने से रिलेटेड, तो राजघराना, तो राजघराने में जैसे रहा जाता है, पूरी रॉयल्टी जिस तरह से चीज़ें की जाती है, जैसे रहा जाता है, महल में रहना, गहने पहनना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें थी उस तरह से वो राजशाही से 10 साल तक रहे। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो जब वो 25 साल के हुए, प्रिंस सिद्धार्थ, हियर टू फोर एक बहुत ही ओल्ड वर्ड है। तो हियर टू फोर यानी यहाँ से पहले, अगर आप लेटर मीनिंग लेंगे, सिंपली इसका मतलब हुआ बिफोर नाउ। सो बिफोर नाउ व्हाट, बिफोर नाउ शील्डेड, शील्डेड का मतलब प्रोटेक्टेड। तो उन्हें प्रोटेक्टेड रखा गया अभी से पहले तक, किन चीज़ों से, सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दुनिया में जो भी दुख दर्द हैं, जो भी सफरिंग्स है, जो भी पीड़ा है इस दुनिया की, उनसे उनको क्या रखा गया, शील्डेड रखा गया। वो कभी शायद बाहर निकले ना हो अपने पैलेस से, या कभी निकले हो तो कभी उन्होंने देखा ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, तो उन सब से उनको जानबूझ के या तो शील्ड करके रखा गया था। कभी उन्होंने देखा नहीं, या कभी वो बाहर गए नहीं तो उनको पता ही नहीं है, जो भी रीज़न हो, तो उन्हें कभी भी पीड़ा पता ही नहीं थी दुनिया में कौन सी पीड़ाएं हैं। बट जब वो 25 साल की उम्र में बाहर निकले हंटिंग करने के लिए, तो ही चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। चांस अपॉन यानी मेट बाय चांस। सो बाय चांस जब आप मिलते हैं, किससे मिले बाय चांस, सिक मैन से, एक बीमार आदमी से वो मिले। फिर वो एक बूढ़े आदमी से मिले। तो पहले वो बीमार आदमी से मिले, फिर एक बूढ़े आदमी से मिले, फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। सो बेसिकली किसी की लाश जा रही थी, तो जो भी क्रियाक्रम वाला प्रोसेशन होता है,
जब बहुत सारे लोग एक साथ डेड बॉडी को लेके जाते हैं, तो वो उन्होंने देखा। तो बेसिकली उन्होंने एक डेड मैन को देखा एंड फाइनली उन्होंने एक मंक को देखा, एक साधु को देखा, भीख मांगते हुए आर्म्स के लिए। आर्म्स का मतलब है डोनेशंस। सो आपने देखा होगा कि बेसिकली दान करने का जो भी रिचुअल है या जो भी परंपरा है हमारे इंडिया में, स्पेशली हिंदू धर्म में और जैन धर्म में, उसमें जो मुनि होते हैं उनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं एंड वो हमेशा फॉर एग्जांपल भिक्षा लेते हैं लोगों से। तो वो आपको मंदिर के पास हमेशा मिलेंगे एंड जो भी धर्म को मानते हैं वो लोग जाके उनको हमेशा ऐसे आर्म्स देते हैं या डोनेशंस देते हैं, या तो खाना देंगे या तो और कपड़े देंगे फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से वो उन्होंने देखा कि मॉन्क जो हैं डोनेशंस मांग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा आदमी है, साधु है, जिसके पास कुछ भी पैसे है ही नहीं। ही हैज़ नो पोजीशन, नथिंग। यहाँ पे ये राजा है एंड यहाँ पे एक बंदा है, मंक है एंड इसके पास कुछ भी नहीं है। ये जो इवेंट हुआ है गौतम बुद्ध के लाइफ में, ये एक टर्निंग पॉइंट है उनके लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स इस समय वो बुद्ध नहीं है, इस समय वो सिद्धार्थ गौतम है। एंड इस साइट को इनफैक्ट इनकी लाइफ के इस इवेंट को 4 साइट्स कहते हैं। 4 साइट्स, ये 4 इनको दृश्य दिखे जिससे उनकी ज़िंदगी चेंज होती है। ये जो साइट्स है इतना ज़्यादा उनको मूव किया, इतना ज़्यादा उनको अफेक्ट किया इमोशनली। मूव करना यानी अफेक्ट करना इमोशनली, कि उसी मोमेंट एट वंस उसी मोमेंट वो चले गए किस चीज़ को ढूंढने, एनलाइटमेंट को ढूंढने। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? सो एनलाइटमेंट जो वर्ड ऑफ कोर्स इसमें लाइट है, रूट वर्ड। एंड एनलाइटन करना यानी बेसिकली रोशनी डालना। किसी चीज़ पे रोशनी डालने का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली समझना। तो एनलाइटनमेंट जो एक वर्ड है, स्पेशली इसका बहुत ही फिलोसफिकल सेंस है इस वर्ड का। एंड ऑफ कोर्स आप उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूज़ नहीं करते हैं। एनलाइटमेंट का स्पेशल मतलब ये है टू गेन ग्रेटर नॉलेज, टू गेन ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो किसी चीज़ के बारे में कुछ ज्ञान लेना या समझना उस चीज़ को। एंड यहाँ पे किस चीज़ के एनलाइटमेंट के लिए वो बाहर गए? कंसर्निंग दी सॉरोज ही हैड विटनेस। सो जो भी उन्होंने दुख देखा था, अभी तक उन्होंने कुछ भी दुख नहीं देखा था, तो उन्होंने अभी यहाँ पे 4 चीज़ें देखी। एक देखा कि कैसे कोई पीड़ित होता है बीमारी से, किस तरह से हमारे शरीर जो है पीड़ित हो सकता है। सेकेंडली उन्होंने देखा कि कैसे आप बूढ़े भी होते हो, हमेशा जवान नहीं रहोगे। थर्ड उन्होंने देखा कि आप मरते भी हो। एंड फोर्थ उन्होंने देखा कि आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है, यू कैन हैव नथिंग, नो वेल्दी पोजेशंस। सो इन चारों चीज़ों का जो दुख है, इस चीज़ के लिए एनलाइटनमेंट के लिए वो बाहर गए। स्पेशली ऐसे मोमेंट्स को आप कहते हो वैराग्य आना। जैन धर्म या बुद्ध धर्म में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, वैराग्य आना। जब आप बेसिकली जो भी वर्ल्डली पोजेशंस को छोड़ छाड़ के कंप्लीटली आप इस तरह से एनलाइटमेंट की खोज में चले जाते हो। देन आप तप करते हो एंड देन समझने की कोशिश करते हो कि क्या है बेसिकली मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरह का सेंस बेसिकली यहाँ पे हुआ है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. तो वो 7 साल तक वॉन्डर करते रहे। वॉन्डर करना यानी एमलेसली घूमना। जब आप इधर उधर जाते हो, टू ट्रैवल एमलेसली और विदाउट अ फिक्स डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमलेसली घूमना या बिना किसी फिक्स डेस्टिनेशन के घूमना। तो दोनों का एक स्लाइट डिफरेंस है। एमलेसली घूमना मतलब हुआ कि आप बस फिर रहे हो इधर से उधर। ऑफ कोर्स वो फिर नहीं रहे थे, लेकिन उनका कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है। तो इस तरह से वो 7 साल वॉन्डर करते रहे इस चीज़ की तलाश में कि ये 4 सौरों का क्या मतलब है। एंड फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे जहाँ पे उन्होंने कसम खाई, वाउड यानी टेक अ प्रॉमिस। तो उन्होंने क्या कसम खाई कि वो वहाँ तक तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। नाउ
जब आप एक जगह बैठते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एनलाइटमेंट जो है कहीं दूर से ट्रैवल करते हुए आपके अंदर आके घुस जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है एक जगह पे बैठ के तप करना, तो बेसिकली वो तप कर रहे हैं। ये जो तप करने की जो क्रिया है, ये इन्होंने कहाँ से सीखी? ऑब्वियसली वो हिंदू धर्म से मे बी इंस्पायर्ड है, इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ी है। एंड आपने देखा है कि साधु संत स्पेशली जंगलों में जाके तप किया करते थे। सो ऑफ कोर्स अलग अलग रीजंस होते हैं तप के लिए, पर मोस्टली अगर आप देखोगे तो जो तप है या मेडिटेशन है, जैनिज्म में भी मेडिटेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इनमें आप क्या करते हो? आप चीज़ों के ऊपर सोचते हो। तप करना यानी आप अपने हेड को अपने कंट्रोल में रखते हो एंड प्रोसेस करते हो कि क्या हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग जो हम आजकल मिस करते हैं अपनी लाइफ में। हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है इंफॉर्मेशन ओवरलोड में? ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो दूसरों की है। तो दूसरे कुछ बोल रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ ले रहे हैं बिना फिल्टर किए, और बस हम उसको सही मानते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। बट एनलाइटनमेंट आपको तब आता है जब आप सारी चीज़ों को आपने देखा। तो उन्होंने ये 4 साइड्स देखे, उन वो 7 साल वॉन्डर किया, तो उन्होंने बहुत और कुछ देखा होगा, लोगों से बातें की होंगी। ऑफ कोर्स ये जो एक सेंटेंस है इसमें बहुत कुछ हुआ होगा उनके पास। ऑफ कोर्स शायद हमारे पास हमें पता नहीं क्या हुआ होगा, बिकॉज़ कुछ लिखा नहीं होगा, उन्होंने एक ट्रैवल डायरी नहीं बनाई होगी या ट्रैवल ब्लॉग नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली बुद्धा ने। तो हमें पता नहीं है कि उनको क्या पता चला या क्या एक्चुअल डिटेल्स थी। बट जो भी उन्होंने सीखा उस पीपल ट्री के नीचे बैठ के वो सोच रहे हैं उसके ऊपर कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एंड ये जो है इनका पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, इनका पर्सनल रिसर्च है अपने दिमाग में कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। एंड इस तरह से जब वो 7 दिन तक सोचते रहे तब उनको एनलाइटनमेंट आया। तो 7 दिन तक कंटिन्यूस वो इस पेड़ के नीचे सोच रहे थे, एंड फाइनली जिसको बोलते हैं ना कि अब दिमाग की बत्ती जलना, so that is what is enlightenment। बट इसका मतलब थोड़ा और सीक्रेट है एंड थोड़ा और हायर है कि आपको बहुत बड़ी चीज़ कुछ आपके दिमाग में आई है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि किसी ने आपके दिमाग में लाके फिक्स कर दिया या कोई ऊपर से भगवान आया या आपके दिमाग में कुछ डाल के गया। नहीं, ये उनकी सोच का नतीजा था। उन्होंने इतना ज़्यादा सोचा चीज़ों के बारे में, फाइनली उनको एक दिमाग में एक चीज़ आया कि अच्छा, इन 4 साइड्स का ये जो दुनिया में पीड़ा है इसका मतलब ये है। एंड क्योंकि उस पेड़ के नीचे उनको ये एनलाइटनमेंट हुआ, तो उन्होंने इस ट्री का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री। एंड बोधि का मतलब बुद्धि से रिलेटेड है, दैट इज विजडम। सो ट्री ऑफ विजडम, बोधि ट्री उन्होंने नाम रख दिया। सो बोधि ट्री इज नथिंग बट एक पीपल का पेड़ है। एंड फिर वो अपनी जो भी उन्होंने सीखा है उसे टीच करने लग गए। सो ऑफ कोर्स नॉलेज कोई काम का नहीं है, आपका नॉलेज इज़ ज़ीरो अगर आप शेयर ना करें, क्योंकि खुद के पास अगर आप नॉलेज रखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने टीच किया एंड अपनी जो भी न्यू अंडरस्टैंडिंग्स है, इसीलिए वो क्या कहा जा रहा है? न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, उनकी जो नई समझ है, जो चीज़ है दैट इज़ आउट देयर। लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग बूढ़े हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, सालों से हुआ जा रहा है, कुछ नया नहीं था। लेकिन उन्होंने एक न्यू अंडरस्टैंडिंग निकाली इन सब इवेंट्स की। एंड इस पॉइंट पे, इस रीज़न की वजह से एंड इस पॉइंट से जब वो टीचिंग करने लगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने लगे, लोग उनको क्या बुलाने लगे? बुद्धा। बुद्धा यानी दी अवेकेंड, जो जाग गया है, जिसको बोलते हैं जाग जाना। सब ऐसा बंदा जो जिसे समझ में आ गया है कि जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और दी एनलाइटेंड, या सिंपली जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड। एनलाइटेंड यानी जिसको ग्रेटर नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। एंड यहाँ पे ही इज एनलाइटेंड किस टॉपिक के ऊपर? सफरिंग। एंड माइंड यू, सफरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप और मैं पूरी ज़िंदगी इससे सफ़र करेंगे। हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से भागेंगे कि कैसे हमें पीड़ा ना मिले लाइफ में। हम खुशी के पीछे भागेंगे, कैसे हमें सिर्फ खुशियाँ मिलें। एंड बुद्धा इसलिए फेमस हुए कि उन्होंने हमें समझाया कि हमें सफ़रिंग को, इस पेन को, इस पीड़ा को किस तरह से देखना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग थी उनकी टीचिंग कि फाइनली एक नया धर्म बन के आ गया, दैट इज़ बुद्धिज़्म, जो आपको पता है। Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. So बुद्धा ने प्रीच किया। सो प्रीच करना यानी जब आप
कुछ भी प्रवचन देते हैं, जब भी आप कोई भी टॉपिक पे कुछ भी अंडरस्टैंडिंग को आप शेयर करते हैं, तो दैट इज़ प्रीचिंग, दैट इज़ नथिंग बट प्रवचन देना। तो प्रीच किया उन्होंने अपना पहला सरमन हमने इसका मतलब देखा था, दैट इज़ नथिंग बट प्रवचन। तो उन्होंने जब अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया, एंड बनारस में जो बनारस है वो सबसे ज़्यादा होली प्लेस माना जाता था डिपिंग प्लेसेस में। डिपिंग प्लेसेस यानी जहाँ पे डुबकी लगाई जाती है। तो गंगा माँ के अंदर लोग डुबकी लगा के अपने पाप धोने उस समय से जाते थे। तो आज से 2500 साल पहले भी ये हुआ करता था। एंड इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो गंगा से पहले एक और इंडस वैली सिविलाइजेशन में माना जाता है सरस्वती बहुत ही होली रिवर थी। एंड देन फाइनली जब सिविलाइजेशन का जो सेंटर है जब दिल्ली और इस एरिया में शिफ्ट हुआ, तो गंगा बिकेम अ होली रिवर। तो गंगा उस समय बहुत ही ज़्यादा होली मानी जाती थी, एंड बनारस वाज अ स्पेशल प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग डुबकी लगाने जाते थे। एंड इसलिए उन्होंने उस जगह को चुना बिकॉज वहाँ से साउथ से भी लोग आते थे, वहाँ ईस्ट और वेस्ट से भी लोग आते थे इस जगह पे। एंड ये जो सरमन है, ये जो प्रवचन है, ये प्रिजर्व किया गया है, मतलब अभी तक रखा गया है संभाल के। एंड यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्ध की जो भी विजडम है, तो बुद्धा की जो भी समझ है उसको रिफ्लेक्ट करता है अबाउट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सफरिंग। एंड इस सफरिंग को क्या कहा गया है? इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल किसे कहते हैं हम? इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट। सो एक ऐसी सफरिंग है जो कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है या इंटरप्रेट है, तो जिसे समझना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है। उस सफरिंग के बारे में ये जो है विजडम रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। सो ये जो टीचिंग है ये एक कहानी के थ्रू जो है दी गई है। एंड कहानी है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है कीसा गौतमी। सो कीसा गौतमी के पास एक ही इकलौता सन था एंड वो मर गया। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ यानी शोक, तो अपने पीड़ा में, अपने शोक में वो अपने डेड चाइल्ड को, मरे हुए बच्चे को अपने सारे नेबर्स के पास लेके गई दवाई मांगने के लिए जिससे वो जिंदा हो जाए या ठीक हो जाए। तो लोग क्या कह रहे हैं कि ये पागल हो गई है। लॉस्ट हर सेंसेस यानी लूज हर सेंसेस यानी टू गो मैड। लॉस्ट हर सेंसेस का मतलब है वेंट मैड। तो ये पागल हो गई है, ये बच्चा मर गया है, द बॉय इज डेड। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। सो एट लेंथ काफ़ी समय के बाद कीसा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने रिप्लाई दिया उसके रिक्वेस्ट पे। जब वो मेडिसिन मांग रही होगी तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता। सो दी का मतलब है यू, ये ओल्ड इंग्लिश है, एंड दाई का मतलब है योर। सो आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, बट मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ। तो फिजिशियन कौन है? जो बेसिकली जनरल डॉक्टर होता है जिसके पास आप दवा लेने जाते हैं नॉर्मल चीज़ों के लिए। तो एक फिजिशियन को जानता हूँ जो आपको दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शक्य मुनि द बुद्धा। तो उस गर्ल ने क्या बोला कि प्लीज़ मुझे बताइए, प्रे टेल मी का मतलब भगवान के लिए मुझे बताइए कौन है वो। एंड आदमी ने क्या रिप्लाई दिया कि शक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा। तो शक्य मुनि, बेसिकली बुद्धा को शक्य मुनि भी कहा जाता था। शक्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो शाक्यास क्लान से बिलोंग करते थे। तो आपको पता है कि वो पहले प्रिंस थे, तो वो शाक्या प्रिंस थे। शाक्य क्लैन थी इंडिया में। एंड क्योंकि वो शाक्य क्लान से आए थे तो उनका नाम ही पड़ गया था शाक्य मुनि। मुनि यानी ऑफ कोर्स मॉन्क, द बुद्धा। Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. So Kisa Gautami वहाँ गई। Repaired to का मतलब क्या है? Went to। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, जब आपका एक वर्ब होता है प्लस एक प्रपोजिशन होता है, ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही ट्रिकी होते हैं, इनसे आप बच के रहिए। क्योंकि रिपेयर का मतलब कुछ और होता है बट रिपेयर टू का मतलब कुछ और होता है। ये स्पेशली एक नया फॉर्म ले लेते हैं एंड इनका एक हिस्टोरिकल रीज़न होता है कि क्यों ऐसा है, एंड कभी कभी यूसेज से ऐसे मीनिंग आ जाते हैं। तो ज़्यादातर आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि रिपेयर टू का मतलब क्या है, वेंट टू।
एंड सबसे ईज़ी ये है, इन चीज़ों को कभी कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो, कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। तो ऑफ कोर्स अभी हमें पता है कि उसने बताया आदमी ने कि हाँ तुम इसके पास जाओ, तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली उसके पास जाएगी। तो कीसा गौतमी ऑब्वियसली वेंट टू द बुद्धा। तो ये एक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ यही मतलब होगा। बट यस, आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेजल वर्ड्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो कीसा गौतमी जो है बुद्धा के पास गई और रो रही है वहाँ पे, या चिल्ला रही है कि लॉर्ड एंड मास्टर, मुझे मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगी। सो द बुद्धा आंसर्ड, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. So बुद्धा ने क्या जवाब दिया जब वो मेडिसिन मांग रही थी, कि मुझे मुट्ठी भर, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड चाहिए, so बेसिकली राई चाहिए, तो मुझे मुट्ठी भर राई ला के दो। तो ये सुन के जो है एकदम खुश हो गई, जॉय में आ गई गर्ल, एंड एकदम से उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं प्रोक्योर करूँगी। प्रोक्योर का आपने मतलब देखा कि कुछ चीज़ को ऑब्टेन करना या विद एफर्ट एंड केयर। तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं प्रोक्योर करूँगी, पर उस समय बुद्धा ने क्या ऐड किया कि जो राई होगी वो उस घर से होनी चाहिए जहाँ पे किसी ने ना अपना बच्चा, ना पति, ना कोई पेरेंट, ना माँ बाप या कोई दोस्त खोया हो। तो मतलब ऐसा घर से आपको लाना है जहाँ पे ना कोई बच्चा मरा हो, ना कोई पति मरा हो, ना कोई माँ बाप मरे हों, ना कोई दोस्त मरा हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one has died in it. So बेचारी कीसा गौतमी अब घर घर जा रही है, एंड लोग जो हैं दया कर रहे हैं उस पर, पिटीड हर यानी दया करना, तो उस पर दया कर रहे हैं एंड उसे बोल रहे हैं कि ये ले लो राई। पर जब वो उनसे पूछती कि क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा या कोई बेटी या कोई माँ बाप कोई मरा है तुम्हारे फैमिली में, तो उनका क्या आंसर था कि अरे लिविंग आर फ्यू, जो जीवित हैं वो बहुत कम है, पर मृतक जो मर गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमें हमारे डीपेस्ट ग्रीफ, जो हमारे सबसे सबसे ज़्यादा सौरो जो हमें देते हैं, ऐसे गहरे दर्द को हमें मत रिमाइंड करवाओ, हमें मत याद दिलाओ। एंड उसे कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे कोई भी चहीता किसी का मरा ना हो। तो यहाँ पे जो बट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूसेज है, अगर आप नोटिस करोगे इस सेंटेंस को। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैज डाइड इन इट। तो यहाँ पे जो बट है ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, एंड इसका मीनिंग बट की तरह नहीं है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए। बट यहाँ पे जो बट का मीनिंग है वो है टू ऐड फोर्स टू दी सेंटेंस। फोर्स टू द सेंटेंस यानी किसी पे और जोर डालना। तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ पे जोर डाल रहा है कि देयर वॉज नो हाउस, उसको कोई भी घर नहीं मिला, बट, तो हम अब जोर डाल रहे हैं, किस चीज़ पे जोर डाल रहे हैं कि घर इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी भी घर में कोई ऐसा नहीं था जिसका कोई चहेता मरा ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे बट कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, बट टू ऐड फोर्स, इस चीज़ पे फोर्स डालने के लिए पहले स्टेटमेंट पे। तो बहुत स्पेशल यूज़ है यहाँ पे, बट जो है एज अ एडवर्ब यूज़ किया जा रहा है, नॉट एज अ preposition. Kisa Gautami became very weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. कीसा गौतमी बहुत ज़्यादा वेरी हो गई। वेरी का मतलब क्या है, टाइट, बहुत ज़्यादा थक गई और होपलेस हो गई, निराश हो गई। होपलेस है ना, निराश होना। तो निराश हो गई एंड सड़क के किनारे बैठ गई और सिटी लाइट्स को देखने लग गई, सिटी में चमकती हुई लाइट्स को देखने लग गई। तो वे साइड मतलब साइड ऑफ द रोड। ऑफ कोर्स उस ज़माने में आज की तरह रोड्स नहीं होते थे, डर्ट रोड्स हुआ करते थे, बट स्टिल कोई भी पाथ है बेसिकली, उसके साइड में बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जिस तरह से वो फ्लिकर कर रहे थे और वापस
बुझ जा रहे थे। तो फ्लिकर क्यों कर रहे थे? तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं 500 बीसी के अराउंड, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। वहाँ पे कुछ लालटेन जैसा या लैंप जैसा या मशाल जैसा कुछ अरेंजमेंट हुआ करता होगा स्ट्रीट पे। तो इस तरह से सबके घरों में जब या इस तरह से मशाल या कैंडल या लालटेन या लैंप, जिस तरह से भी दिए जो भी जल रहे हो, फ्लिकर कर रहे थे और वापस बुझ जा रहे थे। ये उसको देख रही थी। एंड फाइनली चारों तरफ डार्कनेस हो गया, अंधकार छा गया। रेंट का मतलब क्या है? रूल करना। सो चारों तरफ किसका रूल हो गया? डार्कनेस का मतलब अंधकार छा गया। एंड फिर उसने क्या कंसिडर किया, क्या सोचा? फेट ऑफ मैन, लोगों की किस्मत के बारे में, कि उनकी लाइव्स भी जो है फ्लिकर करती है, ऐसी जल उठती है एंड देन फिर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो उसको कुछ समझ आ रहा है कि लोग ऐसे ही फ्लिकर करते हैं, जीते हैं एंड फिर वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, एंड फिर उसने सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ मेरे अपने शोक में, अपने दर्द में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ ऐसी चीज़ है जो सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू मोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। पर फिर भी ये जो वैली ऑफ डेसोलेशन है, डेसोलेशन यानी हमने देखा था स्टार्टिंग में, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग लोनलीनेस या डिस्ट्रक्शन। सो इस तबाही में भी या इस अकेलेपन में भी, ये सबको मरना ही है, तो इस स्टेट में भी एक ऐसा रास्ता है जो आदमी को इमॉर्टैलिटी की ओर ले जाता है। इमॉर्टैलिटी यानी अमरता, अमर होना, अमरता की ओर ले जाता है, जो सरेंडर कर देता है। सरेंडर करना यानी त्याग देना। किस चीज़ को त्याग देता है? स्वार्थ को। जो भी अपने स्वार्थ को त्याग देता है वो अमरता पा लेता है। तो इस ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट। ये जो चीज़ हो रही है अभी कीसा गौतमी के पास साथ, ये भी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, राइट? एंड ये एनलाइटनमेंट किसके द्वारा हुआ? बुद्धा के द्वारा हुआ। एंड यही इंपॉर्टेंस है हमारे रिलीजियस गुरुज या फिलोसफिकल गुरुज या जो भी लर्नेड पीपल होते हैं, उनकी यही इम्पोर्टेंस होती है कि वो जब हमें ऐसे टीचिंग्स देते हैं तो उन टीचिंग्स में ऐसी पावर होती है कि हम खुद इस तरह से एनालाइज करके उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो कीसा गौतमी के साथ यही हो रहा है। अब समझ रही है कि क्यों वो सेल्फिश हो रही है, जबकि सबके साथ यही होता है, सबने कोई कोई ना कोई खोया है। एंड जो अपना स्वार्थ त्याग देगा वो अमर हो जाएगा। द बुद्धा सेड, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching an old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise. All fall into the power of death. All are subject to death. सो ये जो चीज़ें थी ये बेसिकली प्रवचन का ही पार्ट है, ये स्टोरी का ही पार्ट है। तो इस स्टोरी को सुनाने के बाद बुद्ध आप क्या कह रहे हैं, काइंड ऑफ कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स यानी जो अमर नहीं है, इमॉर्टल का उल्टा, तो जो मरते हैं, तो मॉर्टल्स का यहाँ पे मतलब है जो ह्यूमंस हैं प्लस एनिमल्स। तो वो इसलिए सिर्फ ह्यूमन, ही इज नॉट सेइंग ह्यूमन, मॉर्टल्स यानी ह्यूमंस प्लस एनिमल्स, जो भी जिंदा है, जो बेसिकली मरते हैं, तो उनको मॉर्टल्स कहते हैं। तो जो भी मॉर्टल्स हैं उनका जो जीवन है इस दुनिया में वो ट्रबल्ड है। ट्रबल्ड यानी परेशानियों से भरा हुआ है, विथ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। आपके लिए डिफ़िकल्टी थी कि कोविड के समय में क्यों एग्ज़ाम हो रहे थे। आपकी मम्मी के लिए डिफ़िकल्टी थी कि मेरे बेटे-बेटी को एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो परेशान हो जाएँगे या बीमार हो सकते हैं कोविड की वजह से। आपके पापा का वरी ये हो सकता है कि मैं अपने बच्चे को फिर आगे कैसे पढ़ाऊँगा? कितने पैसे चाहिए 11th-12th के लिए, कॉलेज के लिए कैसे कितने पैसे चाहिए? हर पर्सन के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी मॉर्टल्स हैं सबके लाइफ जो है ट्रबल्ड होती है, ब्रीफ होती है, छोटी होती है। तो ब्रीफ क्यों होती है? बिकॉज़ अगर आप अर्थ को देखोगे इवन आपके
आजू बाजू पेड़ों को भी देखोगे, हम उनसे भी कम जीते हैं। कुछ पेड़ तो 500-600 साल जी जाते हैं। तो हमारी लाइफ बहुत ब्रीफ है। एंड कंबाइंड विथ पेन, किससे मिली हुई है? पेन से, दर्द से भरी है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। सो क्या कह रहे हैं वो, कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि अगर तुम पैदा हुए हो और तुम मरने से बच सकते। कोई भी ऐसा मीन्स, कोई भी ऐसा जरिया नहीं है। सो यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है? जरिया। कोई भी ऐसा तरीका या जरिया नहीं है जिससे तुम मरने से बच सकते हो। बूढ़े होने के बाद डेथ है, तो तुम कितना भी जी लो, बूढ़े भी हो जाओगे तो उसके बाद डेथ ही आएगी। सच अ नेचर ऑफ लिविंग बींग्स, यही नेचर है लिविंग बींग्स का। तो जो भी जीते हैं उनका यही नेचर है। जैसे राइप फ्रूट्स, जो पक जाते हैं फ्रूट्स, वो सबसे पहले उनमें डेंजर होता है गिरने का। तो जैसे ही वो राइप हो जाते हैं, सबसे पहले उनमें क्या डेंजर होता है? गिरने का। उसी तरह से जो भी मॉर्टल्स पैदा होते हैं, जो भी जीवित प्राणी पैदा होता है, उसके पास हमेशा मरने का डर रहता है। वो डेंजर हमेशा रहता है। जिस तरह से अर्दन वेसल्स, अर्दन का मतलब क्या है? मिट्टी के बने। तो जिस तरह से मिट्टी के जो भी बर्तन हैं, जो पॉटर बनाता है, फाइनली टूट ही जाता है, एंड अप बीइंग ब्रोकन। इसी तरह से जो भी जिंदगी है मॉर्टल्स की, इस तरह से ख़त्म हो जाती है। बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो, बड़ा हो चाहे जवान हो चाहे बड़ा हो, चाहे बेवकूफ़ हो चाहे बुद्धिमान हो, वाइज हो, सब किसकी चंगुल में आ जाते हैं? डेथ के पावर के चंगुल में। सो फॉल इनटू यानी चंगुल में आना। सो डेथ से कोई नहीं बच सकता। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। सब्जेक्ट टू यानी अफेक्टेड बाय, जैसे हमने देखा था। तो सब जो है अफेक्टेड होते हैं डेथ से। एंड यही जो सफरिंग है, यही जो इनस्क्रूटेबल सफरिंग है, जिसके बारे में वो बताए इस टीचिंग में, जो डेथ है, डेथ को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आज कितना भी हम पढ़ लें बुक्स, कितना भी कुछ पढ़ लें, हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कल हम मरेंगे, हमसे पहले शायद हमारे पेरेंट्स मरेंगे, हमारे फ्रेंड्स भी मरेंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम जितने को भी जानते हैं, जितनों से भी हम रिश्ता रखते हैं या रिश्ता नहीं रखते हैं, सब मरेंगे। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का मतलब यू आर ओके विथ इट, कि हाँ ठीक है, कल कोई भी मरे या मैं भी मरूँ, आई एम ओके विथ इट, ये बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही, इसलिए इसको कहा गया है बहुत ही इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट। इस डेथ को इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। Of those who, overcome by death, depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. And उन्होंने ऐड क्या किया, कि जो ओवरकम बाय डेथ, जिनकी मौत आ गई है, ओवरकम यानी जिसको डेथ ने अपने पास ले लिया है, या डिफीटेड, जिसे मौत ने हरा दिया है, मतलब मर गए हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से डिपार्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं। ना बाप अपने बेटे को बचा सकता है, ना ही किन्समैन, किन्समैन यानी रिलेटिव, रिलेटिव अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं। सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। मार्क, मार्क यानी सुनो। जब रिलेटिव्स लुक, देख रहे हैं, लुकिंग ऑन का क्या मतलब है? वॉच फ्रॉम डिस्टेंस। तो बेसिकली वो शायद एक फ्यूनरल, जब आप बेसिकली मृत शरीर को देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को शायद वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग यानी मातम मना रहे हैं, डीपली, बहुत गहरा मातम मना रहे हैं, बहुत दुखी हैं। एक एक करके जो भी मॉर्टल्स हैं वो ले जाए जा रहे हैं, कैरिड ऑफ, ले जाए जा रहे हैं। किस तरह से? ऑक्स की तरह से, जिस तरह से आप किसी बैल को स्लॉटर के लिए लेके जाते हैं। स्लॉटर करना यानी जब आप किसी जानवर को खाने के लिए मारते हो, किल एनिमल फॉर फूड और अदर थिंग्स। अदर थिंग्स यानी आजकल आप स्किन के लिए करते हो, एक्सेट्रा। तो जब भी आप जानवर को मारते हो अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको आप स्लॉटर कहते हैं। तो जिस तरह से किसी बैल को आप लेके जाते हो स्लॉटर करने के लिए, इस तरह से सारे मॉर्टल्स जो हैं लेके जाएंगे डेथ के द्वारा, और वो मर जाएंगे। सो ये जो दुनिया है, ये अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड का मतलब क्या है? इट इज़ अफेक्टेड बाय सॉरो। किस चीज़ से अफेक्टेड है? डेथ से। विद डेथ एंड डिके, डिके यानी स्टेट ऑफ रॉटिंग, सड़ना जिसे कहते हैं। सो इस तरह से वो डेथ से या रॉटिंग से, इस चीज़ से अफ्लिक्टेड है।
इसीलिए जो समझदार हैं वो कभी भी शोक नहीं मनाते। जो समझदार हैं वो कभी भी शोक नहीं मनाते। दे डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जानते हुए कि इस दुनिया का रीत क्या है। टर्म्स यानी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, कि जब भी आप कुछ करते हो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ये तो होगा ही, ये टर्म्स हैं, ये कंडीशंस हैं। सो जब आपको पता है कि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, उसके बाद क्यों रोना, क्यों शोक मनाना। तो जो समझदार है वो कभी भी शोक नहीं मनाते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. So one thing is very clear कि of course आप क्लास 10th में हो, यानी बहुत ही हैवी सब्जेक्ट है। बट द थिंग इज़ कि अभी आप फॉर एग्जांपल 13-14 साल के हो, टाइम गुजरेगा आप अपने 20s में आओगे, टाइम गुजरेगा आप 30s में आओगे, टाइम गुजरेगा आप 40s 50s में आओगे, एंड एक आप ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे आओगे जहाँ पे आप इतने ज़्यादा डेथ देख चुके होगे रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के, कि आप अगर आप इतना ज़्यादा डीपली सॉरो मनाओगे एक एक डेथ के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। दैट इज़ द फैक्ट। एंड आई डोंट नो कि ये चैप्टर आपकी बुक में क्यों दिया गया है, क्या सिखाने के लिए, बिकॉज ये बहुत ऑफ कोर्स बहुत ही हैवी सब्जेक्ट है। बट आई थिंक यही एज है ये समझने के लिए कि ये रियलिटी है। आपको सिद्धार्थ गौतम नहीं बनना है कि आपको बाहर क्या हो रहा है वो कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है डेथ होती है, तो उस डेथ से कैसे डील करना है इस लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड। तो क्या बोल रहे हैं कि ना रोने से ना शोक मनाने से किसी को शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड किसी को नहीं मिलेगा इन दो चीज़ों से। ऑन दी कॉन्ट्ररी, उल्टा क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर। उसका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा एंड उसकी बॉडी सफ़र करेगी। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा शोक मनाते हो, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हो, खाना नहीं खाते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी सफ़र करेगी। एंड अगर आप आपकी बॉडी सफ़र करेगी, आपका ब्रेन और वीक होगा एंड आप मेंटली और वीक होंगे, आपका दुख बढ़ जाएगा। तो ये आप ऐसे लूप में चले जाओगे जिसमें आप अंदर ही अंदर जाते जाओगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को बीमार कर देगा, पेल कर देगा। पेल करना है ना जब आपका रंग उड़ जाता है, बेसिकली आप पूरे सिक हो गए हो। Yet the dead are not saved by his lamentation. पर फिर भी ये रोने धोने से, इस मातम मनाने से, जो मर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। जो मर गया वो वापस नहीं आने वाला। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. Of course वो अब किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, एरो से। ये जो दुख है ये आपको आपके सीने में तीर की तरह लगेगा। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको शांति चाहिए तो आपको इस तीर को निकालना पड़ेगा, इस मातम के तीर को, इस शोक के तीर को आपको निकालना पड़ेगा। ड्रॉ आउट यानी निकालना। एंड कौन से और तीर की बात कर रहे हैं, मातम के, कंप्लेंट के, कंप्लेन करना कि ऐसे मर गया वैसे मर गया ब्ला ब्ला। एंड शोक, ग्रीफ मनाना, दुखी रहना। तो इन सब के जो तीर हैं आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। He who has drawn out the arrow has become composed and will obtain peace of mind. And this is something, यही कीसा गौतमी के साथ हुआ। पागल हो गई थी कि उसका बेटा कैसे मर गया, पागल की तरह वो लोगों के पास जा रही है। एंड ऑफ कोर्स आप अगर कीसा गौतमी की जगह पे हो, एग्जैजरेटेड ना आप फील करें, बट आप देखोगे कि ऐसा समय कभी कभी आता है जब हम भगवान को कोसने लगते हैं, दुनिया को कोसने लगते हैं, डॉक्टर को कोसने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे रिलेटिव सर्जरी में गए, आईसीयू में गए एंड वो मर गए, एंड देन लोग पीटने लगते हैं डॉक्टर को। स्पेशली अभी कोविड-19 के दौरान यही हो रहा है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, हम इसको कोस रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, एंड फाइनली हम या तो हम कंप्लेन करते हैं या तो बहुत दुखी हो जाते हैं। इन ये सब क्यों होता है, बिकॉज हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म करता है। एंड ये क्या बोल रहे हैं कि जो कीसा गौतमी की तरफ फाइनली इस एरो को निकालेगा एंड कंपोज्ड हो जाएगा। कंपोज होना यानी काम हो जाना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था ये वर्ड, जो कंपोज हो जाएगा वही पीस ऑफ माइंड पाएगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, एंड वो जिसने सारे दुख दर्द, सारी पीड़ाओं को ओवरकम किया है, इस पे जीत पाई है। ओवरकम करने यानी डिफीटेड,
या जीत पाना। तो जित सारे सौरों पे जीत पाई है वही उन सौरों से फ्री हो पाएगा। तो हमको उन सौरों को हराना पड़ेगा, तभी आप उनसे आप फ्री हो पाओगे, एंड वही धन्य होगा। बी प्लस यानी धन्य होगा। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही प्यारा चैप्टर था एंड लाइफ टीचिंग थी, एंड यही एक रीज़न है कि क्यों बुद्धा इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, स्पेशली हमारे करेंट टाइम्स के लिए। इवन दो वो 2000 साल पुराने हैं, 2500 साल पुराने हैं इनकी टीचिंग्स, बट स्टिल वो आज भी इसलिए इतना होल्ड ट्रू करते हैं बिकॉज उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो किस पे बेस्ड थी, सौरों पे बेस्ड थी। उनकी जो भी टीचिंग थी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ सकते हैं। किसी भी रिलीजियस गुरु, किसी भी रिलीजियस टीचिंग्स या किसी भी रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वो धर्म को अपना लिया आपने या आप अपने धर्म से धोखा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ें एंड समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाते जाओगे एंड आप थोड़ा माइथोलॉजी से ऊपर उठोगे, जो आपको बताया जाता है कि ये था वो था, मिथ जिसे हम कहते हैं। माइथोलॉजी का मतलब मिथ यानी जो सच ना हो या जिसका कोई प्रूफ ना हो। तो अब अगर आप माइथोलॉजी से ऊपर उठें तब आप पाओगे कि रिलीजन एंड ऑल एक बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री के लिए। एंड अगर आप पीछे जाते जाओगे तो आप एक ओरिजिन को ढूंढोगे, तो ऑफ कोर्स हम एक ही पॉइंट से निकल के आए। तो ऑफ कोर्स देयर वाज वन पॉइंट जहाँ से सारे रिलीजन्स निकले, एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि बुद्धा जो थे जिन्होंने अपना एक नया रिलीजन निकाला, उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स भी पढ़ी थी। सो ऑफ कोर्स हम सारे रिलीजन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा करना है कि नहीं मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, उसको पढ़ूंगा या सिर्फ इसी को पढ़ूंगा, ये कट्टरता आप ना करें। एंड स्पेशली बुद्धिस्ट टीचिंग्स को आप पढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज सौरो एक ऐसी चीज़ है लाइफ में, अगर हमने इस पे कमांड ले लिया, आई थिंक हमारी लाइफ एनलाइटेंड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आई लर्न क्लास 10 इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।